जब इंग्लैंड गई थी 71 में 2-3 यंग लड़कों को वो ले गए थे, जिसमें इमरान खान भी था। बॉलिंग जो है वो कंट्रोल नहीं होती थी। बेहतर यह है कि इमरान खान साहब जो है वो एक रिफॉर्मर के तौर पे अपनी एक्टिविटीज को जारी रखें। आप ईमानदारी से बताएं कि उसने करप्शन की है या नहीं की। जैसे भी हो सके आप पोलिंग स्टेशन पहुंचे। एक भी सीट नहीं जीती गई। खान साहब उस वक्त कोई 9 जगह से लड़े। हम एक जलसा करना चाह रहे थे, जहां हम करना चाह रहे थे वहां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जलसा मैं करूंगा भाटी दरवाजे पे। तो हम खुद कराची वाले हैरान भी थे, परेशान भी थे कि हर चौक दर चौक हर तरफ से लोग आ रहे थे, इतना बड़ा जलसा। नवाज शरीफ तीसरी बार वजीर आजम बनकर इक्तदार में आ चुके थे, लेकिन इमरान खान ने इन नताइज को मानने से इनकार कर दिया। जनरल कैनी ने मुझे बताया था कि 90 सीटें हैं उनकी। जाहिर है एमआई ने सर्वे किया था और आईएसआई ने किया था। हमने खुद सर्वे कराया तो 91 सीटें थी। मुझे जनरल कैनी साहब ने ये बात कही कि ये 90 सीटें जीतेंगे, हुकूमत नहीं बना सकते, और उन्होंने ही कहा कि 35-40 से ज़्यादा अब नहीं रह गई हैं। ज़ाहिर है उनका टिकटों की तरफ इशारा है। शेखुपुरा में 4 आदमियों को टिकट दिया, सफारशी आ गए, उनकी जान को अटक गए, वो टिकट बदल दिए। तो जिनको टिकट वापस जिनसे ले लिए थे उन्होंने ज़्यादा वोट लिए। जो हमें सीटें मिली 32, हमारा ख्याल था हमारे उससे कहीं ज़्यादा सीटें थी और हमारी सीटों को रोका गया, और उसकी वजह से हमने ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन, लेकिन वो बहुत स्लो चल रहा था मामला। उस चीज़ को एक्सपेडाइट करने के लिए और ये इलेक्टोरल सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए प्राइमरी एम क्या था, इलेक्टोरल सिस्टम रिफॉर्म कराया जाए पाकिस्तान का। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उस वक्त से हमारे दिमागों पे चढ़ी हुई है कि इसका हल सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो पहले तो ये इतराफ़ कराया जाए कि इलेक्शन फेयर नहीं थे। उसको सबूत देने के लिए हमने कहा कि अच्छा भाई 4 हल्के खोल लो। जस्टिस साहब आपको भी कह रहा हूँ, इलेक्शन कमिश्नर साहब आपको भी कह रहा हूँ कि आप मेहरबानी करें इन 4 कंस्टिट्यूंसीज में मुकम्मल तौर पे तफ्तीश करवाएं और थम इम्प्रेशंस। ये हो सकता है कि आप हम इस नतीजे पे आ जाएंगे कुछ नहीं, दांधी नहीं हुई, हम भी सारे तस्लीम कर जाएंगे, वोटर्स भी तस्लीम कर जाएंगे आप गलत। इमरान खान की धरना सियासत का आगाज हो चुका था। They are placing their hope in cricketer turned politician Imran Khan, who has been leading this march since Thursday from Lahore. धांधली वाला जो शुरू किया था हमने 2013 का, ये हमने मेरे ख्याल साल के बाद हमने ये कहानी शुरू की। ये धांधली हुई है और ये चोरी हो गया, इलेक्शन फलाना है, तो वो अब खान साहब का पॉलिटिकल मूव था या वो वाकईतन बिलीव करते थे इसके ऊपर? धरने का इरादा तो उन्होंने खुद किया था, मैं उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ। महमूद शाम साहब भी तशरीफ़ फरमा थे, ग़ुलाम अकबर के साहबजादे, उनका नाम इस वक्त जहन में नहीं आ रहा, वो भी बैठे हुए थे। मैंने कहा लौंडे लपड़े तुम्हें मरवा देंगे, कोई 5 लाख आदमी नहीं आ सकते। उन्होंने कहा मैं ला के दिखाऊंगा। 5 जनरलों ने उन्हें हमायत का यकीन दिलाया था, वो एक्सटेंशन चाहते थे। उस वक्त जनरल बाजवा साहब जो हैं ये कोर कमांडर रावलपिंडी थे, तो इन्होंने उस ज़माने में अपने सुसर जनरल एजाज अमजद साहब जो हैं उनके ज़रिए इन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया, और कुछ सहाफ़ी भी थे उस वक्त, वो भी इनका कांटेक्ट थे नवाज शरीफ साहब के साथ। और इन्होंने कोशिश की जनरल बाजवा ने कि जो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ साजिश हो रही थी, तो उसमें जो कोर कमांडर रावलपिंडी होता है उसका बड़ा किरदार होता है। तो ये उस वक्त से ही इन्होंने कोशिश शुरू कर दी थी कि ये अगले आर्मी चीफ बने। मैंने तो अपनी लाइफ में यही देखा है, आपने भी देखा होगा कि कोई भी मूवमेंट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट बैक ना हो तो शायद वो इस तरह इतनी कामयाबी हासिल नहीं करती जितनी पाकिस्तान में जो जितनी भी मूवमेंट्स हुई, चाहे वो किसी भी जमात की। मैं उस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट था, मेरा पित्ते का ऑपरेशन होना था, तो मैंने एक बुज़ुर्ग से, जिनसे बहुत से लोग मिलना चाहते थे, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, मैंने उनसे इजाज़त नहीं ली, उनसे कहा कि मैं आपको ज़हमत दे रहा हूँ, बड़ी गुस्ताखी कर रहा हूँ, आप ज़रा आईएसआई के चीफ से मिलें जाके और देखें कि मामलात क्या हैं। क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो नए नए बने थे जनरल राहिद शरीफ ऑन बोर्ड हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने उससे पूछा कि क्या चीफ ऑन बोर्ड है, यानी जनरल राहिद शरीफ? तो आईएसआई के चीफ ने कहा कि वो नए हैं। तो इन साहब ने उनसे कहा क्या वो कैप्टन से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं? तो फिर मुझे कहा कि ये खराबी कर रहे हैं। हम में से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये 164 दिन धरना चलेगा और 6 महीने हो गए।
मैं धरने में कभी गया नहीं, खिलाफ लिखता रहा कि गलत फैसला है, बिल्कुल इसका नुकसान होगा। डी चौक के ऊपर हम जब धरने में थे और तो उन्होंने, खान साहब ने कहा कि आज हम इन्होंने जो रेड लाइन डिक्लेयर की है वो क्रॉस करेंगे और हम आगे जाएंगे टूवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर हाउस या पार्लियामेंट की तरफ। पार्लियामेंट की तरफ, वो एक ही इलाका है। तो हमने तो हर बात पे लबैक करते थे, सवाल भी नहीं पूछते थे। क्या हो गया, खान साहब ने फैसला किया, बस चलो चलेंगे। तो वो हमने कहा जी चलेंगे। खान साहब ने ऊपर जाके अनाउंस कर दिया कि हम जी रेड लाइन की तरफ जा रहे हैं। नीचे जावेद हाशमी साहब कोई मीडिया टॉक कर रहे थे, तो उन्होंने मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि जी आप खान साहब जो अनाउंस कर रहे हैं तो आप इस बात से साथ हैं, उनके इत्तेफाक करते हैं? उन्होंने कहा कहीं कि नहीं, ये पॉलिटिकल मूव है, वहाँ हम रेड लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे। उनका ख्याल ये था कि हमें नहीं करना चाहिए। उनका ख्याल, वो बिल्कुल स्ट्रांगली उनका ख्याल था कि ये नहीं करना चाहिए। वो कह रहे थे कि जी आगे जाएंगे तो खराबी हो सकती है, वो मिलिट्री इंटरवेंशन हो जाएगी, बात हाथ से निकल जाएगी, ये ना करें। और खान साहब एडमेंट थे कि नहीं, हमने जाना है, हम तो यहाँ से मूव करेंगे। तो जब ऊपर आए तो खान साहब, वो ट्रक चल पड़ा था जिसपे खान साहब ऊपर खड़े हुए थे कंटेनर के, और वो बहुत स्लोली लेकिन मूव होना शुरू हो गया। तो जावेद हाशमी साहब ने खान साहब से आके कहा कि ये ठीक नहीं कर रहे, आप ये ना करें। तो खान साहब ने कहा नहीं हाशमी साहब, तो हमने अनाउंस कर दिया, हम पीछे नहीं हट सकते, हमने जाना ही जाना है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने फैसला कर लिया तो मैं इस फैसले में आपके साथ नहीं हूँ, मैं चला जाऊँगा। तो खान साहब ने ऐसे कंधे के ऊपर से मोड़ के उनको देखा, उन्होंने कहा कि खुदा। फौज के बारे में आप कहते थे हाथ लगा के अपने कंधों के, कि वो कहते हैं कादरी साहब के साथ चलो, वो कहते हैं, और हम फौज के बगैर नहीं चल सकते। आपके दोस्तों ने कहा कि उन्होंने कहा कि इसको मुंतखब करवाना है। मैं ऐसे इक़्तिदार का हिस्सेदार नहीं बनना चाहता। आखिरी अल्फाज कंटेनर से जब बाहर जा रहे थे, उन्होंने मुझे देखा, मेरी तरफ मुड़े, उन्होंने कहा असद मैं जा रहा हूँ। ठीक है। 16 दिसंबर 2014 को APS पेशावर का दिल खराश वाक़या हुआ, जिसके बाद इमरान खान ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। क्या इस दौर में, इस वक्त में, क्या हम ऑपोजिशन करें, धरने में बैठे रहें? मैं इस नतीजे पे आया कि जो आज पाकिस्तान के हालात हैं, हमें धरना खत्म करना पड़ेगा। अचानक से इमरान खान ने एंकर पर्सन रेहाम खान से शादी कर ली। रेहाम खान से शादी साल भर भी ना चल सकी और जनवरी 2015 में होने वाली इस शादी का इख्तिताम अक्टूबर 2015 में ही अलैदगी की सूरत में हो गया। ये कब हुआ, कब खान साहब ने फैसला किया, कैसे किया, इसका बिल्कुल अंदाजा किसी को नहीं हुआ। कोई भी उनकी बहनों वगैरह में से शरीक नहीं हुआ, और ये हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब मौजूद हैं। मेरी उनसे गुफ्तगू हुई, उन्हें कहा, मैंने तो एडवाइस की थी कि नहीं करूँ। जहांगीर तरीन ने खासा रेजिस्ट किया था, जो बात रेहाम खान तक भी पहुंच गई थी, जो खान साहब के पेट में रहती नहीं चीज़, वो उन्होंने उनको बता दिया कि जहांगीर मना कर रहा था या कोई चीज़, तो वो उसने बड़ा बुरा बनाया इस बात को, और उन्होंने उसको आखिर तक उसको जहांगीर से दुश्मनी निभाई उन्होंने, रेहाम खान ने। खबर सुनने में यही आई कि रेहाम साहिबा ने कोशिश की एबटाबाद में एक जलसे के अंदर तकरीर करने की, खान साहब के मना करने के बावजूद, और वहाँ से मसाइल शुरू हो गए थे। फिर उन्हीं ने खान साहब की पोजीशन के ऊपर खान साहब के दोस्तों या पार्टी के लोगों से कुछ अपने फिल्म वाले प्रोजेक्ट के लिए पैसे लिए, और वो तो खान साहब को बहुत ही नागवार गुजरा। तो मेरे ख्याल से ये 2-3 वजूहात बन गई थी। नवाज शरीफ की हुकूमत एक बार फिर मुश्किलात का शिकार थी। इमरान खान उनको सख्त तनकीद का निशाना बना रहे थे। नवाज इस्टेब्लिशमेंट ताल्लुकात एक बार फिर कशीदगी का शिकार थे। ऐसे में पानामा पेपर केस ने दुनिया भर में हलचल मचा दी और नवाज शरीफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। जनरल बाजवा ने मुझे बुलाया और कहा कि हारून साहब वज़ीर-ए-आज़म तो बातें नहीं सुनता, और मेरी कंस्टिट्यूंसी है फौज, और उन्होंने वादा किया था परवेज़ रशीद को, तारक फातमी को हटाने का, और उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। तो मतलब ये था कि कोर कमांडर जो हैं इस पर नाखुश हैं, वो घबराए हुए थे, कहने लगे मुझे निकाल देगा। नवाज शरीफ साहब के साथ इनके ताल्लुकात बिगड़े जब इनके जो DG-ISPR थे, उन्होंने एक ट्वीट की थी रिजेक्टेड वाली
बड़ी मशहूर ज़माना ट्वीट थी जनरल आसिफ गफूर साहब ने की थी। तो वहाँ से नवाज़ शरीफ साहब को ये शक पड़ा कि शायद ये जो पनामा स्कैंडल है इसमें जनरल बाजवा साहब भी इन्वॉल्व हैं। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर जब मामलात आगे बढ़ते रहे तो पनामा स्कैंडल में फिर नवाज़ शरीफ साहब को यकीन हो गया कि बाजवा साहब जो हैं ये भी मुलव्वस हैं। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया तो नवाज़ शरीफ साहब का ख्याल था कि ये भी मुलव्वस हैं उसमें। तो फिर जब नवाज़ शरीफ साहब की जगह नए प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब का मामला था तो वहाँ पर फिर बाजवा साहब ने कुछ इस तरीके से मैनेजमेंट की कि उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया। तो वहाँ से नवाज़ शरीफ और इनके ताल्लुकात ख़राब हुए। 2018 के इलेक्शन से कबल इमरान खान ने अपनी तीसरी शादी बुशरा बीबी से कर ली। उनको कोई इस तरह का यकीन भी था कि वो बुशरा बीबी से शादी करने के बाद ही वज़ीर आज़म बनेंगे या कोई इस तरह की चीज़। ये मेरी फीलिंग है। He never said this to me. 2018 के इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे आखिरी इलेक्शन से चंद दिन पहले वो इमरान खान साहब के पीछे आके खड़ी हो गई थी, क्योंकि उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया था। ज़रा जहां दीदा सियासी बैकग्राउंड के लोग थे, जहांगीर तरीन वाला, उन्होंने समझाया भाई कि ये सिर्फ अवामी मकबूलियत से आप नहीं कर सकते, कुछ और भी लवाजमात हैं पाकिस्तान की सियासत के। ये खान साहब आपकी उम्र हर साल बढ़ती जा रही है। ये 2018 के बाद आपके पास मैक्सिमम 3 इलेक्शन है। उन्होंने बुनियादी तौर पे ये आर्गूमेंट दिया कि खान साहब अगर आपको वज़ीर आज़म बनना है तो आपको वज़ीर आज़म बनने के लिए एक हाथों की तादाद चाहिए जो खड़े होकर कहेंगे हम सपोर्ट करते हैं। उन्हें बाकायदा डाटा निकाल के रखा कि रूरल पंजाब के अंदर और फ्यूडल सिंध के अंदर और ट्राइबल बलूचिस्तान के अंदर चंद खानदानों की सीटें हैं, ये मकसद है। जब तक इन खानदान के लोग आपके साथ नहीं आएंगे आपको ये सीटें मिल ही नहीं सकती। और जब तक इन सीटों में से आप कम 30-35% सीटें नहीं जीतेंगे, अगर आप शहरी इलाकों में पूरी भी जीत जाएंगे आप कभी वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। और ये एक ऐसा डाटा था जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते थे। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं 2018 में भी इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाहते थे। उनका ख्याल था कि ये अनरिलायबल पर्सन है। तो जब शहबाज शरीफ साहब काबू नहीं आए तो उनके पास फिर ऑप्शन कोई नहीं थी। तो फिर उन्होंने मजबूरी के आलम में इमरान खान साहब को सपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन इलेक्शन में उन्होंने इस चीज़ को यकीनी बनाया कि इमरान खान साहब को सिंपल मेजॉरिटी ना मिले या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ना मिले। 2018 के इलेक्शन का ऐलान हो चुका था। तमाम सियासी जमातें पूरी कुव्वत के साथ इलेक्शन मुहिम चला रही थीं और फिर दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद के बाद बिला आखिर इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए। एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी ना खान साहब। मैं आपसे जो भी बोलूँ वो बात और इसके अलावा कुछ भी मैं आपसे बोलूँ वो गलत बात होगी। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ ही हुआ, क्योंकि जो लोग आज़ाद इलेक्शन जीते थे उनको भी मैसेजिंग गई होगी कि भाई ये गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, आप इधर आ जाएं। और जहांगीर तरीन का जहाज़ था और वो जा के लोगों को लेकर आ रहे थे और वो लोग ज्वाइन कर रहे थे। ये बात बिल्कुल हर आम थी कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना रही है। शुरू में बिल्कुल उसमें कोई शक ही नहीं ना कि वो जो कोलेशन बना उसमें फौज का एक क्रिटिकल रोल था। खाली बनाना नहीं, जो हमारी हुकूमत को चलाना था उसके पीछे भी एस्टेब्लिशमेंट का सहारा बहुत बड़ा था। और खान साहब बड़े प्राउडली इसको बार बार कहते रहे। आप जो हम हाइब्रिड कहते थे, अब कहते थे हाँ, हमने उसको इज्जत का नाम दिया कि ये हाइब्रिड का निजाम बन गया है। 1 पेज। खान साहब कहते हम लोग एक पेज पे हैं और मैं खान साहब कहते हैं मुझे बड़ा फख्र है कि हम मैं और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं और हम बड़ी मजबूती से चला रहे हैं और चला रहे थे मजबूती से। एक इशू होता था जो बार बार रेज किया जाता था और वो आप गेस कर सकते हैं वो क्या होगा। उस्मान बुज़दार, हजरत उस्मान बुज़दार। मैं उनसे पूछता रहा कि आप पंजाब में किसको बनाएंगे, तो ये कहते अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ, अभी मैं सारे MPs की लिस्ट मंगाई है, उनका बैकग्राउंड देख रहा हूँ मैं। तो वो अचानक से जब ये आया तो मुझे बड़ा गुस्सा आया जहांगीर तरीन पे।
मैंने कहा ये जहांगीर तरीन ने काम कर दिया है, तबाह कर दिया इसने पार्टी। ये कहा जाता है कि उनकी बेगम ने मशवरा दिया, फलां ने मशवरा दिया, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि इख्तलाफ तो किसी ने नहीं किया, उनके करीबी साथियों में से असद उमर समेत किसी ने नहीं किया। मैं सीधा गाड़ी उठाई और मैं पहुंचा जहांगीर तरीन के घर और मैंने जाके उनसे कहा कि किसको लगाया आपने? उसने कहा किसको लगाया? तो मैं खान साहब से सुन के आया था कि बुज़दार का, और ये जब मैं जहांगीर तरीन को मिला तो मीडिया में बात नहीं आई थी, अभी पब्लिकली अनाउंस नहीं हुआ। तो मैंने आके उनसे कहा कि कौन है बुज़दार? उसने कहा खुदा की कसम मैं नहीं जानता। मैंने कहा यार आपका नाम चल रहा है कि आपने इस बंदे को टिकट दिया, आप उसको लेकर आए, आपने मिलवाया फलाना। उसने कहा यार मुझे याद ही नहीं आ रहा कौन सा बंदा था इसको मैंने टिकट दिया, टिकट तो बहुत सारे दिए मैंने। फिर उसने ही स्टार्टेड डिगिंग आउट किया, ये इसका टिकट कौन सा, तस्वीर लाओ फलां करो, यानी तस्वीर तक शक्ल भी नहीं जानता, ये तस्वीर याद। और उसने देखा, कहने लगा यार ये तो वाकई टिकट मैंने दिया, लेकिन मैंने तो खान से नहीं कहा कि इसको बना दें, ये तो बेचारा कभी एमपी भी नहीं बना, तो चीफ मिनिस्टर डायरेक्ट कैसे अपॉइंट हो गया। मेरा ख्याल है कि वो मनोबर किया उसने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने। आजम खान ये चाहते थे आईजी उनके हों, और जनाब उन पे भरोसा तो बहुत करते थे। मैंने असद साहब को फ़ोन किया, असद उमर साहब को, ओ भाई ये क्या किया? उन्होंने कहा मरकज़ से गवर्न किया जाएगा। मैंने कहा तारीख़ इंसानी में ये तजर्बा कभी कामयाब हुआ ही नहीं। जहांगीर तरीन ने बेपनाह सरमाया खर्च किया और बहुत मेहनत की और बड़े खुलूस से की, लेकिन दो मामलात हुए। एक तो वो ये नहीं समझे कि बादशाह होता है, हुक्मरान जो है उसके शरीक नहीं हो सकते। जहांगीर तरीन एक प्रपोजल लेकर आए, उन्होंने आके खान साहब को कहा कि जी फॉर मी टू परफॉर्म मुझे ये अथॉरिटीज़ चाहिए, तो किसी तरह करके आप मुझे ये अथॉरिटीज़ दें तो मैं इस अपने सारे प्रोग्राम को आगे लेकर चलूँ। उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान, उन्हें पसंद नहीं करते थे। अब जहांगीर तरीन साहब तजवीज़ें पेश करते थे, उन पर अमल कराने की कोशिश करते थे। जहांगीर तरीन के जाने के बाद उन्होंने आजम खान को बुलाया, उसको कहा कि यार ये इसको पढ़ो, और जहांगीर तरीन का प्रपोजल है। आजम खान ने उसको पढ़ा और आजम खान ने वहीं बैठ के खान साहब को कहा कि ये तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है और ये तो आपके पावर्स लेना चाहता है। खान साहब ने कहा क्या करें? उसने कहा जी लेट मी हैंडल। और वो फिर हैंडलिंग ऐसी हुई कि अच्छा वो वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। वहाँ फिर उनकी हैंडलिंग का तो एक ही तरीका कार था कि वो आईबी में उनके काफ़ी इन्फ्लुएंस था। आजम खान उस वक्त इक्वली प्राइम मिनिस्टर के जितने ही पावरफुल आदमी समझे जाते। उन्होंने अपनी मर्जी के 5 आईजी लगाए हुए थे, आज़ाद कश्मीर में भी, और बल्कि 6 गिलगित बल्तिस्तान में भी, शायद नहीं, गिलगित बल्तिस्तान उस वक्त इनके पास नहीं था, और आईबी का चीफ भी अपनी मर्जी का लगवाया हुआ था। वहाँ से कहानी शुरू हुई जहांगीर तरीन के खिलाफ। वो फाइलें बन के आ गई कि जी इन्होंने वो शुगर स्कैंडल में वहाँ पैसे बनाए, इसने फलां जगह पैसे बनाए, इसने ये किया, इसने वो किया। वो खान साहब स्टार्टेड बिलीविंग इट कि ये, एंड मे बी खान साहब ने तो पब्लिक पोजीशन ली फिर जहांगीर तरीन के खिलाफ ना। फिर जब उनकी बेटियों पे केसेस बने तो उस पर भी खान साहब ने ली। और वो जहांगीर तरीन जिसको आप बता रहे हैं कि वो तो हर चीज़ में उनके साथ थे और सब कुछ थे, वो बिल्कुल भूल गए उसको। हाँ, उनका फिर पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में उनका दाखिला बंद किया गया कि वो वहाँ नहीं आएंगे, और फिर उसके बाद उनको पैगाम भेजा गया कि जी इनफ इज़ इनफ, यू आर डन एंड डस्टेड। अलीम खान का तो बड़ा एहसानिया था, क्योंकि अलीम खान पीटीआई के सबसे बड़े डोनर या डोनर्स में से एक होगा, जो 3-4 बड़े डोनर्स होंगे। अलीम खान ने बहुत खर्च किया पीटीआई के ऊपर, और खान साहब उसको पसंद भी करते थे उसको। लेकिन वो एक मुगालते में पड़ गए कि इमरान खान साहब उन्हें वज़ीर आला बना देंगे। इमरान खान साहब उन्हें वज़ीर आला नहीं बनाना चाहते, तो वो वज़ीर आला नहीं बना, फिर वो गिरफ्तार हो गए। मैंने जाके खान साहब से कहा कि ये क्या किया? अलीम खान को जेल डाल दिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मेरी कमाल है, मेरी मुलाकात हुई कल डीजीआई से और इनसे, और वो अलीम खान की पेशी भी थी। तो मैंने उनसे कहा कि ये अलीम खान के ऊपर कोई ऐसी चीज़ ना हो कि वो अंदर हो जाए इस तरह। डीजीआई अब जनरल फैज हो गए? फैज थे। हाँ जी जी जी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, वो जाएँ अपनी पेशी में होके आए और इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं होगी। और वो अलीम खान को आपने अरेस्ट कर लिया। अब गिरफ्तारी का आज तक राज पता नहीं चला। ये वो समझते थे कि भाई इमरान खान को मेरे लिए कुछ करना चाहिए। इमरान खान कहते थे कि भाई मेरा तो इसमें कोई दखल ही नहीं है, मेरे कहने पे तो नहीं पकड़ा। तो गालबन ये है कि वो बुज़दार वाला तमाशा था। अलीम खान मुझे कहते कि मैं जेल में वो
मार्कर से दीवार पे लिखता रहता था कि दिस टू शैल पास। ज़ाहिर है कि वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट तो था अलीम खान, और चीफ मिनिस्टर के जितने कैंडिडेट थे वो सब इलेक्शन में ही फारिग हो गए। जहांगीर तरीन डिस्क्वालीफाई हो गए, शाह महमूद कुरैशी प्रोविंशियल इलेक्शन हार गए, और शाह महमूद कुरैशी का ये क्लेम रहा कि उनको जहांगीर तरीन ने हरवाया है, और अलीम खान जो थे वो जेल चले गए। इमरान खान साहब के दौर में भी जो मीडिया है उस पर काफ़ी प्रेशर रहता था। बहुत से टीवी चैनल्स को बंद किया गया, बहुत से एंकर्स को ऑफ एयर किया गया, बहुत से पॉलिटिशियन जो हैं उनके इंटरव्यू जो हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई। मरियम नवाज़ का इंटरव्यू बंद कराया गया, मौलाना फजलुर रहमान का इंटरव्यू, आसिफ जरदारी साहब का इंटरव्यू। तो ये उससे इमरान खान साहब ने मीडिया को भी नाराज़ किया। मीडिया में जो लोग उनके सिंपथाइज़र थे उनको भी उसने नाराज़ किया। फिर उन्होंने जनरल बाजवा साहब के कहने पे काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस फाइल कर दिया। मैंने उनसे कहा कि ठीक नहीं है, आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है, अमीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की पे गलत फैसला था, और ये मीडिया के साथ तलखी और इश्तहार बंद कर देना जो ग्रेजुअली कम करने चाहिए थे। उसमें सियासी तौर पर जो गलती थी वो गलती ये थी कि आप ओवर रिलायंट थे, और ये खान साहब खुद बोल चुके, आपका ओवर रिलायंस था फौज के ऊपर। असेंबली का इजलास भी है तो एमएनएस को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फ़ोन जाता था कि जी आपने ज़रूर अटेंड करना है। लेकिन फिर जल्दी वो इमरान खान से इसलिए बेजार हो गए कि इमरान खान हर बात तो नहीं मानते थे, तो बीच में ये कुछ मालदार लोग पड़े, कोई दूसरे मुल्क पड़े। फिर वो नवाज शरीफ साहब के 2019 में मामला तय हो गया था, वो तो कोरोना आ गया, वरना उसी वक्त उनको हटा देते। और फिर जाहिर है कि उन्हें एक्सटेंशन लेनी थी, और एक्सटेंशन के लिए तो खान साहब भी रजामंद हो गए, जो बाद में मानते थे कि मुझसे बड़ी गलती हुई। नवाज शरीफ साहब ने कहा एक्सटेंशन सौदा ये तब तय पाया कि एक्सटेंशन के लिए उन्हें वोट देंगे, और जाहिर है बाकी चीज़ें भी तय पा गई। उनके पास हर मर्ज का एक इलाज था, और हर मर्ज के लिए उनको एक ही जादूगर उनके पास था, वो था जनरल फैज़। वो कहते थे यार फैज़ मैनेज कर लेंगे। साथ बात हुई बाजवा साहब की, काफ़ी एक हीटेड उनकी मीटिंग थी बनी गाला में, जिसमें जनरल बाजवा ने शायद ये सेंस किया कि खान साहब जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं नेक्स्ट। तो उन्होंने उस पर उन्होंने कहा, बाजवा साहब ने खुद कहा कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्योंकि जनरल फैज़ ने कमांड नहीं की तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा चीफ बनने के लिए। तो खान साहब ने कहा कि कहाँ लिखा हुआ, तो उन्होंने कहा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिशन है, हाँ हमारे यहाँ इसी तरह होता है। उन्होंने कहा तो नहीं, ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो कानून तो नहीं है ना, तो अगर बनाना होगा तो बना दूंगा, इसके लिए ये ना करो। काबीना में भी, उसके अलावा मीटिंग्स में भी खान साहब ने मुतअद्दिद बार बोला कि बेस्ट आर्मी चीफ एवर। सो जो सीरियस प्रॉब्लम पहली दफ़ा हमें पता चला वो था 2021 का अप्रैल मई होगा, हफीज शेख का सेनेट इलेक्शन हारने के बाद। वो मामलात इतने ख़राब हो गए थे कि जनरल बाजवा ने जो बिजनेसमैन वगैरह से मुलाकातें उनकी हुई तो उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए अच्छी बात नहीं की, ख़राब बात की उन्होंने। और आप तक भी बात पहुंची होगी कि उन्होंने कराची आके बात की थी सारा। मैंने फिर वो जब जाके प्राइम मिनिस्टर को बताया कि जी यहाँ कराची में मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में इस तरह की गुफ्तगू हुई, और इट वाज अ शॉक फॉर हिम। उन्होंने कहा कि यार मेरा तो सारे मामला ठीक हो गए उनसे। मैंने कहा नहीं हुए हैं, आपको ठीक करने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब के साथ बाजवा साहब का इख्तलाफ हुआ, वो हुआ जब बाजवा साहब ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए चौथा गियर लगा दिया। यानी कि गवर्नमेंट थी जो, उसको ऑन बोर्ड किए बगैर उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब के ज़रिए जो बैक चैनल खोला हुआ था अजीत डोवल के साथ, उस पर चौथा गियर लगा दिया। अब प्राइम मिनिस्टर साहब को पता ही नहीं है, और फैसला हो गया कि मोदी साहब 4 दिन के दौरे पे पाकिस्तान आ रहे हैं, जबकि 5 अगस्त 2019 वाला काम हो चुका है। कश्मीर जो है वो वहाँ पर कर्फ्यू भी लग चुका है, और वहाँ पे तारीख की जो बदतरीन ह्यूमन राइट्स वायलेशन हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं वो डी चौक में खड़े होकर मोदी को हिटलर करार दे चुके हैं। और बाजवा साहब जो हैं उन्होंने मोदी साहब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दे दी और उन्होंने कबूल भी कर ली। दूसरा मामला था इजराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात का। तो इस पर भी जो बाजवा साहब हैं उनकी ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान जो है वो इजराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात शुरू करे। तो ये 2 मामलात हैं। इमरान खान साहब जो हैं
जो पहला मामला था इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने का, उस पर उनका ये कहना था कि ये जो बैकडोर चैनल है और इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने का अमल है, इसकी पेस को ज़रा स्लो करें, क्योंकि ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इंडिया की तरफ से भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स आए। इजराइल के मामले पे इसका मैं ऐनी शाहिद हूँ, उनका दो टोक मौक़िफ़ था इमरान खान का कि जो पॉलिसी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की थी कि इजराइल एक नाजायज़ रियासत है, वही पॉलिसी मेरी है, और जब तक मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो इजराइल को मैं तस्लीम नहीं करूँगा। इमरान खान हुकूमत में तो आ गए, लेकिन उनके वादे बातें महज दावे ही रहे, और उनकी हुकूमती कारकर्दगी को देखते हुए जल्दी ही अवाम उनसे मुतनफ़िर होना शुरू हो चुके थे। हुकूमत में आने की तैयारी नहीं की, नंबर एक, और उसके अंदर डिलीवरी के अंदर 3 चीज़ें थी कि एक ज़ीरो होमवर्क था, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा। दूसरा, रंग बिरंगे लोग जमा हुए, ओरिजिनल लोगों पसेपोश चले गए। 3 चीज़ें, ईमानदारी, ठीक है, वफादारी, और उसके बाद कॉम्पिटेंट। एंड रिमेंबर उस वक्त महंगाई और ये और वो, तो पंजाब में आप 7-8 इलेक्शन यके बाद दीगरे हार रहे हैं। 2021 की बात कर रहा हूँ, आप पेशावर का इलेक्शन हार गए, मतलब जो सबसे बड़ा घर है JUI से पेशावर के नाजिम का इलेक्शन हार गए हम, राइट। तो उसी के बाद तो हिले थे हम लोग। फिर इत्तेहादी जमात ने उनको छोड़ना शुरू कर दिया, और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद आ गई और इमरान खान की हुकूमत चली गई। इमरान खान ने इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद को साजिश करार देकर नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया रिजीम चेंज का, और भरपूर मुहिम का आगाज कर दिया। ये जो साजिश हुई है, ये आपको गुलाम रखने की साजिश हुई है। एक बहुत बड़ी बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इस मुल्क से साजिश हुई है। अब जब हम बात करते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो लोग वज़ीर थे, उनसे पूछते हैं ये बताओ कि तुम्हारी हुकूमत ने ऐसा क्या काम किया कि जिसकी वजह से आज इमरान खान इतना पॉपुलर है, तो वो ऑफ द रिकॉर्ड यही कहते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जो हमारे मुखालफीन थे उन्होंने हमें इतना ज़्यादा विक्टिमाइज़ किया है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट हम मजलूम बन गए और इसलिए लोग हमारे साथ खड़े हो गए हैं। वो इमरान खान जो वज़ीर आज़म बनकर अपनी मकबूलियत का ग्राफ काफ़ी गिरा चुके थे, जो अपनी हुकूमत में कई इलेक्शन हार चुके थे, अब दोबारा से उनकी मकबूलियत का ग्राफ बढ़ रहा था, क्योंकि वो इंतहाई जारहाना अंदाज में अपने वोटर्स को जगह जगह जलसों में एक ही बात बावर करा रहे थे। उनको हुकूमत से निकालने के लिए साजिश की गई, और उनकी इस बात का उनका वोटर, उनका कारकुन आंखें बंद कर कर यकीन कर रहा था, और अब एक बड़ी तादाद उनके इन बयानिए को तस्लीम कर रही थी। लेकिन उन्होंने जो थीम दिए थे ना, जो उन्होंने काम सोचा था, उनको करने नहीं दिया, लेकिन जो उन्होंने सोचा था बहुत अच्छा सोचा था, और अगर उनको 5 साल पूरी हुकूमत करने देते तो मेरे ख्याल से वो बहुत कुछ कर लेते, और उन्होंने बहुत कुछ किया भी है। तरीके से उनकी हुकूमत हटाई गई, वो इस तरह नहीं हटानी चाहिए थी, वो गलत था, और जो उनके साथ अभी हो रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत। वो उस तरीके से जिस तरह वो कहते हैं वो नहीं कर पाए थे डिलीवर, क्योंकि शायद उनके जो अराउंड में लोग थे, सराउंडिंग में, वो उनको इस तरह सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे जो वो चाह रहे थे। पहले मैं ये नहीं कहता कि उनसे गलतियाँ नहीं हुई, उनके 3.5 सालों में थोड़े बहुत फ्लॉस थे, लेकिन मैं समझता हूँ ये वो इंसान है जो अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करेगा, उससे सीखेगा। अगर आप इमरान खान को देखें, कोई भी अच्छा इंसान आया, देखें दो लोग आए, यार ये बेहतर था, ये कम बेहतर था, यार ये भले कम बेहतर था और ये ज़्यादा बेहतर था, लेकिन ये भले इसमें भी फ्लॉज होंगे, लेकिन ज़्यादा बेहतर तो था ना, बाकियों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर था। अब आप कोई एक इंसान थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, अब आप उसको मिस्टर परफेक्शन नहीं कह सकते, मिस्टर परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता। बस वो एक ही वजह से मकबूल हैं कि वो सच्चे हैं, अपनी कौम से, अपने मुल्क से सच्चे हैं, इसीलिए वो मकबूल है। कुछ कर रहा था, वो करप्ट नहीं था बाकियों की तरह, जिस तरह बाकी करप्ट हैं। महंगाई तो हर एक के दौर में थी, आपने उसको 3 साल दिया और आपने उससे 3 साल में एक्सपेक्ट कर लिया कि वो पूरा मुल्क ठीक कर देगा, इस तरह तो नहीं हो सकता। वो इमरान खान जो कभी अपनी फ़ौज और रियासत मुखालिफ बयानिए को जुर्म समझते थे, आज वो सारी हदें उबूर कर रहे थे। जो स्ट्रेटजी उन्होंने उसके बाद बनाई उसमें एक गलती है बुनियादी, यानी दबाव तो पैदा करना चाहिए था
मगर मैंने उनसे कहा आखिरी मुलाकात में कि खान साहब, अमेरिका ने आपको हटाया, जनरल बाजवा का रोल है, इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, मगर ये पॉइंट तो कौम आपके कबूल कर चुकी है, अब आप इसको रोज़ क्यों दोहराते हैं? ये हर वक्त थारसेस में ही लगे रहते हैं और कारकुनों को इतना जज्बाती कर दिया है। आपकी तरजीह एक होनी चाहिए, किसी तरह इलेक्शन हो जाए। ये अमेरिका के ख़िलाफ़ गैर, अमेरिका से तो आज़ादी तब होगी जब हम माशी तौर पर ताकतवर होंगे। और फिर 9 मई 2023 को वो हुआ जो आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में ना हुआ था। These were unprecedented scenes. Angry demonstrators storming the army headquarters and commanding officers' homes. The former Prime Minister Imran Khan has been arrested. खान साहब खोमेनी नहीं थे, पाकिस्तान ईरान नहीं था, पाकिस्तान की फ़ौज ईरान की फ़ौज नहीं थी, अदलिया ईरान की अदलिया नहीं थी। मैंने उनसे कहा कि खान साहब ये इसका क्या फ़ायदा हुआ इन सारी चीज़ों का, ये जो हमने किया है, हर तरफ आग लग गई और सारा हो गया, तो इसका कोई नुकसान नहीं हुआ है, फ़ायदा तो मुझे नहीं नज़र आ रहा। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम क्या बात कर रहे हो, हम एक मूवमेंट चला रहे हैं और हम वो हक की आज़ादी है, वो सारी चीज़ें। तो मैं ठीक है, मैंने उनकी बात सुन के फिर आ गया था, क्योंकि हमारी उसमें सोच में काफ़ी दूरी और नज़र आ रही थी, तो मज़ीद बहस करना मुनासिब नहीं था। 2024 के इलेक्शन में फातेह नून लीग और दीगर सियासी जमातें करार पाईं, जिसके बाद बाहमी इत्तेहाद से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए। इमरान खान गिरफ्तार हो चुके थे और इस वक्त भी वो जेल में हैं और कई मुकदमात का सामना कर रहे हैं। इमरान खान साहब की जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो जेल में उन्होंने बड़ी हिम्मत और सब्र के साथ, बहादुरी के साथ उन्होंने वक्त गुजारा है। उन्होंने कोई डील नहीं की, और वो चाहते तो नवाज शरीफ की तरह वो डील कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की। मेरा ख्याल है कि उन्हें इतना जज्बाती रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था, प्रैक्टिकल होना चाहिए था, लेकिन अब वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। मसलन जो हुकूमत से उन्होंने मुज़ाकरात किए तो सोच समझ के किए कि भाई अतमाम हुज्जत हो जाए, लेकिन अब भी कभी कभी जज्बात पर उन पर गलबा हो जाता है। आखिर वो हैं तो आपको पता ही ना, एक फ़ाइटर हैं और फास्ट बॉलर हैं, वो आदमी की उस्ताद तबाही उसकी तकदीर होती है। जब वो वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने अपने जो सियासी मुखालफीन थे उनको बहुत विक्टिमाइज़ किया। मैं इस बात को नहीं मानता कि तमाम विक्टिमाइजेशन जो है वो ISI ने की। कुछ जो सियासी रहनुमा हैं और कुछ जो सहाफ़ी हैं और कुछ जो अखबारात और TV चैनल्स के मालकान हैं, उनको इमरान खान के हुक्म पर विक्टिमाइज़ किया गया। उन पर इमरान खान के हुक्म पर झूठे मुकदमात बनाए गए। तो अब अगर इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनते हैं तो कभी इम्कान है कि वो ये गलतियां दोबारा दोहराएंगे। तो ऐसी सूरत में वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह में अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो उसको खो सकते हैं। खान साहब को आज तक शायद कोई डी कोड, ना मर्द ना कोई औरत डी कोड नहीं कर सकी। सबने समझा कि हमने इनको समझ लिया है, और आज भी मैं समझता हूँ आज हमारी चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो या ब्यूरोक्रेसी हो या हमारे सियासतदान हो, उनको नहीं समझ सके हैं। ठीक है ना, क्योंकि खान साहब का एक ही चीज़ है कि माई वे और हाई वे, उनको जहाँ से लगे रहना है वो रास्ता वहीं से निकालना है। देखिए, जब लोग तुल जाते हैं किसी शख्स पे, भुट्टो पे तुल गए थे लोग, शेख मुजीबुर रहमान पे तुल गए थे, अवामल जो भी थे। इमरान खान को मेरा अंदाज़ा है, हम गैब तो नहीं जानते, कि वो इक़्तिदार में आएगा और इस मुल्क को तब्दीली से दो चार करेगा और उसमें काम करने का बड़ा जज्बा है। कुदरत ऐसे आदमियों को बिलअमूम ज़ाहिर नहीं करती। अगर वो उसको मौत की सज़ा दे दी जाती है इमरान खान, जो मेरा ख्याल नहीं दी जाएगी, और ना मेरा ख्याल उसको जहर दिया जाएगा, ये शुबहात हैं। अगर वो मार डाला गया या जेल इतनी लंबी हुई कि उसमें उसकी फितरी उम्र पूरी होगी कुदरती, तो वो अपनी कब्र से इस मुल्क पर हुकूमत करेगा। जिसको वो नामजद करेगा उसको लोग लीडर मानेंगे। ये फ़लसफ़ा जो है ना, ये थ्योरी जो है ना, ये गलत है। कुदरत के कवानीन हैं और वो कवानीन कभी नहीं बदलते। ये सब तो पेशगोई और अंदाजे हैं, लेकिन क्या इमरान खान अपनी सियासी गलतियों से सबक सीखेंगे या नहीं? क्या उनकी सियासत में वापसी मुमकिन हो सकेगी या नहीं? इन तमाम सवालों का जवाब आने वाले कल में छुपा है, तो इंतज़ार कीजिए।